हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड एंड डायग्राम। अब ये जो टॉपिक है वो मई 2019 में 7 मार्क्स के लिए पूछा गया था। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, कौन से डायग्राम्स बनाने हैं, सारे मैंने बोर्ड पे बना के रखे हैं। तो ये एनर्जी बैंड एंड डायग्राम ये जो टॉपिक है वो समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हमें एनर्जी बैंड और उसका डायग्राम समझना क्यों जरूरी है, वो कहां पे हमें काम आता है। तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे कि पहले शायद आप जब 12th करते थे तब फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर आता था एटॉम करके, उसके अंदर आपने बोहर मॉडल पढ़ा होगा। अब ये जो बोहर मॉडल है वो बोहर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, जिसे हम एटॉमिक मॉडल बोलते थे, हाइड्रोजन का उन्होंने बनाया था। और ये जो बोहर मॉडल था वो आइसोलेटेड एटम के लिए बनाया गया था। आइसोलेटेड एटम यानी क्या, सिर्फ एक ही एटम, उसके आसपास कोई एटम है नहीं, सिर्फ एक एटम के लिए बोहर ने एक एटॉमिक मॉडल बनाया था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जो भी एटम है उसके सेंटर में एक सेंट्रल कोर होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके आसपास ऑर्बिट में जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं। अब ये जो भी इलेक्ट्रॉन से अलग अलग ऑर्बिट के, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स की एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होती है। जैसे कि सबसे इनर ऑर्बिट की बात करें तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका जो एनर्जी लेवल है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। उसके बाहर के ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल या फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। और जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जिसे हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। अब यहां पे माइनस एनर्जी क्यों लिखी है, क्योंकि ये माइनस एनर्जी इंडिकेट करती है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस से बाइंड हुए हैं, यानी ये न्यूक्लियस से दूर नहीं जा सकते, इसलिए नेगेटिव साइन बाइंडिंग एनर्जी बताता है। अच्छा, अब ये जो डायग्राम है इसे अगर मैं खोल दूं, सीधा कर दूं, तो ऐसा कुछ डायग्राम बन के आ जाएगा। ये न्यूक्लियस यहां पे बना दिया। अब ये फर्स्ट सेल यानी ये वाले जो सेल ये वाली है उसका एनर्जी लेवल कितना है, इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू फर्स्ट सेल, या बोल लो के सेल का 13.6 है। फिर एन इज इक्वल टू 2 यानी ये दूसरा, उसका -13.4, एन इज इक्वल टू 3, ऐसे एन इज इक्वल टू 4। यानी बोहर मॉडल की हेल्प से हमें ऐसा कुछ डायग्राम मिला जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। अब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स यानी क्या, यानी कि यहां पे एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है, यहां पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, -18.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यानी एनर्जी जो है सारी वो अलग अलग है, कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट हुई है, फैली हुई है, कंटिन्यूएशन में नहीं है। तो बोहर मॉडल ये सारी चीज बता दी कि जो भी एटॉम है उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कैसी है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, ठीक है। अच्छा, ये था सारा बोहर मॉडल के बारे में। अब हम हमारे ओरिजिनल टॉपिक पे आएंगे कि क्यों हमें ये एनर्जी बैंड डायग्राम समझना जरूरी है। अच्छा, अब हम स्टडी करते हैं किसके, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल के ऊपर, जैसे कि सेमीकंडक्टर है, कोई मेटल है, यानी हमें स्टडी करना है मटेरियल का, यानी कि हमें स्टडी करना है कोई क्रिस्टल का, ठीक है। अब क्रिस्टल के अंदर तो बहुत सारे एटम होते हैं, तो अब ये जो मटेरियल है या फिर ये जो क्रिस्टल है उसका अगर हमें स्टडी करना है तो हम बोहर मॉडल का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बोहर मॉडल किसके लिए बनाया गया था, आइसोलेटेड एटम यानी सिंगल एटम के लिए बनाया गया था। और क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं, यानी कि क्रिस्टल के अंदर आइसोलेटेड एटम होते नहीं है, इसलिए हम बोहर मॉडल का यूज क्रिस्टल की स्टडी में कर नहीं सकते। अब ऐसा माना जाता है कि अगर आप 1 mm³ का कोई क्रिस्टल लो या मटेरियल लो तो उसके अंदर कम से कम 10⁻23 जितने एटम होते हैं। यानी कि 1 mm यानी इतना अगर आप टुकड़ा लोगे, इतना सा, उसके अंदर 10⁻23 एटम है। अब इतने सारे एटम
इतने से 1 mm क्यूब में अगर आपको भरने हैं तो एटम, दो जो एटम है उसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, जो डिस्टेंस चला जाएगा आर्मस्ट्रांग में, यानी 10⁻⁻10 मीटर होगा दो एटम के बीच का डिस्टेंस। यानी अब एटम आइसोलेटेड रहने वाले नहीं है, यानी कि ये बोहर मॉडल क्रिस्टल पे हम लगा सकते नहीं है। ठीक है, सो इसलिए हमें एनर्जी बैंड एंड डायग्राम पढ़ना जरूरी है। बोहर मॉडल से हम क्रिस्टल को स्टडी कर नहीं सकते। अब क्वेश्चन आएगा कि सर बोहर मॉडल हम क्रिस्टल पे नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आइसोलेटेड एटम नहीं है। अगर आइसोलेटेड एटम नहीं है तो क्या हो गया, बहुत सारे एटम है, तो फिर यही डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हम लगा के पढ़ सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसके 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या है कि जो भी एटम है बहुत पास पास में है, ये एटम 1 हो गया, ये एटम 2 हो गया। अगर दोनों एटम बहुत पास पास में है तो क्या होगा, फर्स्ट एटम का जो इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। यानी कि अब जो हमने बोला था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो अब कांस्टेंट रहने वाली नहीं, वो अब वेरी कर जाएगी। कैसे वेरी करेगी? सेंटर पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन हुआ, जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ेगी भी कम भी होगी। यानी अब हम ये केस में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हमें मिलने वाला नहीं है, हमें कंटिन्यूस एनर्जी लेवल मिलने वाले हैं। ठीक, अच्छा, अब दूसरा रीजन क्या है? यही रीजन है कि ये फर्स्ट एटम है, ये दूसरा एटम है। फर्स्ट एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उस पे सेकंड एटम का जो न्यूक्लियस है अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। उसी तरीके से ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। यानी वापस से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली नहीं, डिस्क्रीट रहने वाली नहीं, वो इस तरह से कंटिन्यूस वेरी कर जाएगी। अच्छा, तीसरा रीजन ये है कि एटम दोनों बहुत पास पास में है, इसलिए दोनों एटम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना शुरू कर देंगे। यानी कि ये फर्स्ट एटम है, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड एटम है, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ये दूसरे एटम में भी जा सकता है। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स्ड एनर्जी नहीं, कोई डिस्क्रीट एनर्जी नहीं, अब इलेक्ट्रॉन की ऐसी कंटिन्यूस एनर्जी हमें मिलने वाली है। और ये जो भी कंटिन्यूस एनर्जी लेवल है उसे ही हम एनर्जी बैंड के नाम से जानते हैं। सो एनर्जी बैंड यानी क्या? द कंटिन्यूस लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज एनर्जी बैंड। ठीक है, अच्छा, तो हमें कैसे एनर्जी बैंड मिलेंगे? तो यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंटिन्यूस मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है, आइसोलेटेड नहीं है एटम। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कम ज्यादा एनर्जी लेवल हमें मिलेंगे। ये के शेल की बात हुई, ऐसे ही एल शेल, एम शेल और एन शेल में भी हमें कंटिन्यूस एनर्जी लेवल मिलने वाले हैं, जिसे हम बैंड डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब और अच्छे से ये बैंड डायग्राम समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे 1/r लिखा है। आर यानी क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, यानी दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मैंने आर बोल दिया, 1/r लिया। और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ले ली, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी हमने एनर्जी ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे क्या कंटिन्यूस बैंड मिल रहे हैं, कंटिन्यूस एनर्जी लेवल मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है। अब आप बोलोगे कि सर जो भी क्रिस्टल है उसमें तो एटॉम पास पास में होते हैं, अब अगर एटॉम पास पास में है तो हमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल तो मिलने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल शुरुआत में क्यों मिले हैं और बाद में ये कंटिन्यूस एनर्जी लेवल कैसे हो गए? तो उसका रीजन क्या है कि अगर यहाँ पे मैं आर की वैल्यू अगर 0 रखूं, आर की वैल्यू 0 रखूं, तो ये 1/r है, 1/r यानी क्या, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी क्या, दो एटम के बीच का डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है। और जब दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है यानी कि दोनों एटम कैसे बिहेव करेंगे, आइसोलेटेड एटम बन जाएंगे, उसके आसपास कोई एटम है नहीं। अगर कोई एटम है नहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मिल रहा है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट पे क्या मिलेगा, डिस्क्रीट एनर्जी ऐसे लेवल मिलते रहेंगे। अच्छा, अगर मैं आर का वैल्यू बढ़ाऊं, जैसे कि आर का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, तो 1/r यानी 1/1, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आर का वैल्यू और बढ़ाऊं यानी 2 करूं,
2 करूं तो 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएगा, और बढ़ाऊं तो 3 करूं तो 1/3 यानी कुछ 0.33 के आसपास कुछ आ जाएगा। यानी कि यहां से अगर यहां बढ़ेंगे, यहां से अगर यहां बढ़ेंगे, तब क्या होगा, पहले कहां था दोनों एटम, इनफाइनाइट पे थे, इनफाइनाइट से उनका डिस्टेंस कम होता गया, 1 हुआ, 0.5 हुआ, 0.33 हुआ, यानी कि अब ये भी जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन 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 न्यूक्लियस और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इंटरेक्शन चालू हो गए जैसे ही आप जहां जाओगे, जैसे अब इंटरेक्शन चालू हो गए, जैसे एटम पास आने लगे, तो जिससे करके अब आपको क्या मिलेगा, कंटिन्यूस एनर्जी लेवल मिलेगा, यानी आपको मिल जाएगा एनर्जी बैंड मिल जाएंगे। अब आपके जो सिलेबस है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है, एन शेल जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है। ये सारे शेल में क्या होता है उससे हमें कोई मतलब है नहीं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट हम ये जो आउटर मोस्ट शेल है उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 2 बैंड होते हैं। सबसे पहले जो ऊपर का बैंड होता है उसे हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और नीचे का जो बैंड होता है उसे हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। और ये जो गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का, इसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, अब ये 3 चीज हम डिटेल में देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, या बोल लो आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने क्या बोला था, 3 चीजें आती है। सबसे पहले जो ऊपर जो बैंड होता है जिससे हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और नीचे जो सबसे नीचे बैंड होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसे हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। और कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, जिसकी एनर्जी हम Eg अज्यूम करते हैं। अब जो कंडक्शन बैंड है उसकी जो लोअर एनर्जी है वो इसी के बराबर होती है, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, और जो वैलेंस बैंड है उसकी हायर एनर्जी जो होती है वो Ev के बराबर होती है, एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। अब एग्जाम में आपको जो 3 चीजें हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर वैलेंस बैंड की बात करें तो वैलेंस बैंड के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि वैलेंस बैंड इज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए करके वैलेंस बैंड में बहुत सारी वैरायटीज ऑफ एनर्जी लेवल हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का खुद का एक एनर्जी लेवल होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी लेवल होगी, यानी वैरायटीज ऑफ एनर्जी लेवल हमें वैलेंस बैंड में मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो वैलेंस बैंड होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। यानी यहां पे जो वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हमारी हेल्प करने वाले नहीं है। तो ये सारी बात थी वैलेंस बैंड के बारे में, वही मैंने यहां पे लिख के रखी है कि सच बैंड विच हैज रेंजेस ऑफ एनर्जीज, such band which has valence electrons, this valence band electron do not play any role in conduction of electricity। ठीक है, अब कंडक्शन की बैंड की बात कर दे। अब कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम उसकी डेफिनेशन ऐसे देंगे कि वैलेंस बैंड के ऊपर का जो भी बैंड है उसे हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और कंडक्शन बैंड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तब वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि यहां पे अभी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे अगर हम कुछ एनर्जी दे ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होंगे, और जिसके कारण वैलेंस बैंड में से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा। अब जंप करने के बाद जब ये कंडक्शन बैंड में आएगा तो कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, तो वही बात लिखी है, सच बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। The band above the valence band is called as conduction band. The conduction band is responsible for conduction of electricity. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे हम कितनी एनर्जी दे जिससे करके इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए कंडक्शन बैंड में और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाए। तो वो समझने के लिए हम देखेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम Eg से रिप्रेजेंट करते हैं, और Eg यानी क्या कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको जंप कराना है कंडक्शन बैंड में तो उसके लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, इतनी एनर्जी यानी कितनी, Ec माइनस Ev जितनी। ठीक है,
तो Eg इज इक्वल टू Ec माइनस Ev जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको इतनी एनर्जी अगर हमने दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके आ जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि कितनी एनर्जी दे इसको, तो मैं बोलूंगा इतनी Eg इज इक्वल टू Ec माइनस Ev जितनी एनर्जी दे। और अगर हम सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं तो उसके लिए अगर हम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो वो यहां पे आ जाएगा, यानी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसी तरीके से अगर जर्मेनियम का क्रिस्टल है हमारे पास और जर्मेनियम को क्रिस्टल को अगर हम 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी दे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो वो इतनी एनर्जी लेके ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसको क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में आ जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू हो जाएगी। तो ये जो थियरी है उसमें आपको इतना ही लिखना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।